अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनहोनी जगह के बारे में बताएंगे जिसे दूर से देखने पर ये समंदर में खड़े एक छोटे से बहरी जहाज की तरह दिखाई देती है, लेकिन असल में ये एक छोटा सा शहर था जो अब पूरी तरह खंडरात में बदल चुका है। एक वक्त था जब समंदरों के बीचों बीच वाक़े इस आइलैंड पर तकरीबन 5000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। उस दौर में ये जगह न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली जगह समझी जाती थी। यहाँ मौजूद रिहायशी अपार्टमेंट्स जिनका कंक्रीट गल सड़कर खंडरात में बदल चुका है, हैरत अंगेज तौर पर इनमें आज भी बचा कुचा सामान मौजूद है। इन खंडरात पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाले लोग एक दिन अचानक सब कुछ अपनी जगह छोड़कर यहाँ से भाग गए होंगे। यहाँ ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि हॉस्पिटल्स, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल्स, गर्ज के एक कॉस्मोपॉलिटन शहर जैसी तमाम सहूलियात मौजूद थी। लेकिन आज ये सारे का सारा आइलैंड वीरान हो चुका है, जिसे लोग घोस्ट टाउन के नाम से पुकारने लगे हैं। सोचने की बात यह है कि हजारों की तादाद में यहाँ बसने वाले लोग आखिर अचानक कहाँ गए। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि जिसे जापान ने 35 सालों तक दुनिया से छुपाए रखा और इस आइलैंड पर सयाहों का दाखिला भी ममनू रहा। नाज़रीन, जापान के जिस जजीरे का जिक्र हम कर रहे हैं इसे हशीमा कहा जाता है। ये नागासाकी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी पर आज भी मौजूद है। एक बहरी जहाज की हैसियत रखने की वजह से इस आइलैंड को बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। जियोग्राफिक मालूमात के मुताबिक हशीमा आइलैंड के इर्द गिर्द मजीद 500 के करीब जजीरे मौजूद हैं, जो कि खासे हरे भरे हैं, लेकिन इनमें आबादी का नामो निशान नहीं है। दूसरी तरफ हशीमा आइलैंड समंदर की ऐसी सतह पर वाक़ है कि देखने में ये एक बहुत बड़ी चट्टान जैसा दिखाई देता है। दूसरे जजीरों से बिल्कुल अलग ये बिल्कुल बंजर और उजाड़ सा जजीरा था। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि इस आइलैंड की वजह से जापान ने मुआशी लिहाज से बहुत ज्यादा तरक्की की थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ मौजूद कोयले के ज़खायर थे। हिस्ट्री के मुताबिक इस जगह से जापान ने पिछले कुछ 150 सालों में समंदर की सतह से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला। ये तादाद कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा लगाने के लिए ये समझना काफी है कि इस तादाद में कोयला अगर कहीं और मौजूद हो, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क को 10 महीनों तक और इंडिया जैसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क को 1 महीने तक बिजली की पैदावार मुहैया कर सकता है। साल 1800 में हशीमा आइलैंड के रहने वाले लोगों ने पहली मर्तबा अपनी जमीन पर कोयला दरियाफ्त किया। इन्हें ये स्याह रंग का उनसर जमीन पर बिखरी हुई हालत में मिला, जिसके बारे में इन्हें पहले तो अंदाजा नहीं हुआ कि ये क्या है। लेकिन जैसे ही इन्हें इस मटेरियल की खासियत पता चली कि किस तरह इसके अंदर हीटिंग प्रॉपर्टीज शामिल हैं, इन लोगों ने वो सारा कोयला जो उस वक्त तक बिल्कुल बेवकूफ था इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कोयले की हरारत को इस्तेमाल किया और अपने घरों को गर्म रखने की सहूलत हासिल की। वक्त के साथ साथ कोयले का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। इसी दौरान जापान का शहर नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था, जहां पर कई इंटरनेशनल कार्गो सीलिंग बहरी जहाज आकर रुकने लगे। ये वो वक्त था जब बरतानिया और अमेरिका ने अपने तिजारती बहरी जहाजों के लिए स्टीम इंजन इस्तेमाल करना शुरू किया था, और इन स्टीम इंजन को चलाने के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट ये कोयला ही था। नागासाकी की शिपिंग पोर्ट तक पहुंचने के बाद इन बहरी जहाजों को अपने इंजन रिफ्यूल करना होते थे। चुनांचे इस शिपिंग पोर्ट को संभालने वाले लोगों ने हशीमा आइलैंड से कोयला यहाँ लाकर स्टॉक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कोयले की डिमांड बढ़ती देखकर हशीमा आइलैंड के लोग इस कोयले को बेचने लगे और मजीद स्टॉक करने के लिए जमीन की खुदाई शुरू हो गई। हशीमा आइलैंड पूरे जापान में वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ सबसे ज्यादा कोयला था। चुनांचे सारी नजरें इसी जजीरे की तरफ थीं। इस सारे कोयले को हासिल करने और इस्तेमाल में लाने के लिए जापान की एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी ने ये पूरा जजीरा खरीद लिया और वहां के लोगों को कोयला निकालने का काम दे दिया। उस जमाने में कोयले को जमीन से निकालने के लिए जदीद तरीकेकार इजाद नहीं हुए थे। तकरीबन सारा काम हाथों से किया जाता था, लेकिन उस वक्त तक कोयले की डिमांड इस कदर बढ़ चुकी थी कि हाथों के इस्तेमाल से काम नहीं बन रहा था। चुनांचे कंपनी ने खूब इन्वेस्टमेंट की और कोयले की खुदाई के लिए मशीनें मंगवा ली। सारे वर्कर्स के लिए जजीरे पर घर बनाए गए, यहाँ तक कि जजीरे को समुद्री तूफान और ऊंची लहरों से बचाने के लिए पूरे जजीरे के गिर्द एक हिफाजती दीवार तामीर कर दी गई। इस दीवार की वजह से ये जजीरा आज भी एक बहरी जहाज ऐसा दिखता है। कुछ ही अरसे में यहाँ वर्कर्स की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि रिहाइश के लिए जगह कम पड़ने लगी। कंपनी को चूंकि कोयले के बिजनेस में खूब मुनाफा हो रहा था, उसने अपने वर्कर्स के लिए रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाने शुरू कर दिए ताकि वर्कर्स को अपने घरों की याद न आए और वो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ रहे। जब फैमिलीज आ गई तो इनके लिए मजीद सहूलियात भी लाई गई।
स्कूल्स और तफरीही मकामात बनाए गए और इस तरह एक छोटा सा जदीद शहर वजूद में आया। आहिस्ता आहिस्ता जजीरे पर आबादी बढ़ती चली गई और साल 1941 में यहाँ सालाना 4 लाख टन कोयला निकाला जा रहा था, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस जजीरे पर उस वक्त कितने लोग काम कर रहे थे। उस वक्त के लोगों के मुताबिक कोयला माइनिंग का काम करने वाले वर्कर्स के लिए जो अपार्टमेंट्स बनाए गए वो जगह फिर भी नाकाफी थी, यानी एक कमरा 3 लोग शेयर करते थे, लेकिन असल में वो कमरा 2 लोगों के इस्तेमाल के काबिल हुआ करता था। तीसरे शख्स को अक्सर कमरे में मौजूद लकड़ी की अलमारियों में सोना पड़ता था, जबकि काम करने के हालात इस कदर सख्त थे कि उन्हें 35 डिग्री टेम्परेचर पर 95% ह्यूमिडिटी के साथ काम करना होता था, जो कि काफी सख्त वर्किंग कंडीशन बन जाती है। यहाँ काम करना अब खतरनाक हो चुका था। आराम की कमी, सख्त मौसमी हालात और मुशक्कत भरे काम की वजह से कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी थी। नाज़रीन ग्रामी, इस सारे वाक़े का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान और इससे पहले भी जापान के पास जितने भी चाइनीज और कोरियन कैदी हुआ करते थे, उनसे जबरदस्ती कोयला माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान पर तनकीद करती है। यही वजह थी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने दुनिया को दिखाने के लिए हशीमा आइलैंड को मजीद डेवलप किया। यहाँ कई सहूलतें दी गई, तफरीही मकामात, स्कूल वगैरह, और ये सब सहूलतें वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री हुआ करती थी, जिसके बदले में वर्कर्स को उन तमाम जगहों की मेंटेनेंस के लिए फ्री काम भी करना होता था। नाज़रीन, शायद ये सब कुछ इसी तरह चलता रहता अगर 1960 में ऑयल की कंजम्पशन शुरू ना हो गई होती। कोयले को वैसे भी माहौल दोस्त नहीं समझा जाता था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की डिमांड कम होने लगी। मजबूत मईशतें ऑयल पर इन्वेस्ट करने लगी। इन हालात में जजीरों पर माइनिंग में कमी आने लगी। एक तो वहाँ वैसे भी हालात मुश्किल थे। प्रोटेक्शन वाल जो हशीमा आइलैंड के इर्द गिर्द बनाई गई थी, वो समुद्री तूफानों की वजह से अक्सर टूट जाती थी, जिसकी सालाना रिपेयरिंग भी एक अच्छा खासा टास्क और इन्वेस्टमेंट थी। डिमांड ऑलरेडी कम हो चुकी थी और वो कंपनी जो इस सारे काम में इन्वॉल्व थी, उसे अपने नुकसानात दिखाई देने लगे। तो उन्होंने 3-4 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता कोयला माइनिंग कम कर दी और फिर एक दिन ऑफिशियली 15 जनवरी 1974 को कंपनी ने अपनी इस कोयले की कान को बंद कर दिया। एकदम से रोजगार खत्म हो जाने के बायस इस कोयला कान के हजारों वर्कर्स ने रातों रात ही इस जजीरे को छोड़ दिया। इस सब के बाद हालातों वाकयात ने ऐसा पलटा खाया कि आज ये जजीरा खंडरात में बदल चुका है, जो कभी एक कोस्मोपॉलिटन टाउन बन चुका था और इसे आज घूस टाउन बुलाया जाता है। दोस्तों, साल 2005 में जापान ने हशीमा आइलैंड को सयाहों के लिए खोल दिया। जो लोग खंडरात और हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं, वो यहाँ शौक से विजिट करते हैं। ऑफिशियल्स ने कई मरतबा यहाँ खंडर बन चुकी इमारतों की रिपेयरिंग की कोशिश की, लेकिन मौसमी हालात यहाँ इतने सख्त हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से को रिपेयर किया गया है और सयाहों को भी यहाँ तक जाने की इजाजत है। देखने में ये घोस्ट टाउन और इसके खंडरात इतने ड्रामाई लगते हैं कि फिल्म मेकर्स को भी इनमें काफी दिलचस्पी होती है। 2019 में यहाँ लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज की शूटिंग की गई थी और इसके अलावा 2001 में जेम्स बॉन्ड की स्काई फॉल मूवी के भी काफी अहम एक्शन सीन्स की शूटिंग इसी जगह ही की गई है। यानी अगर आप हशीमा आइलैंड की एक झलक देखना चाहें तो इन मूवीज के जरिए देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।